हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सीबीसी टॉप स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसका आज कुछ टॉपिक है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आज हम सीखेंगे बैलेंस के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम पहले जो 9th क्लास में है एक नियम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो मास होता है वो ना ही बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है किसी भी रिएक्शन में। तो इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। जो प्रोडक्ट तैयार होगा, मान लीजिए आपने रिएक्शन करा रहे हैं तो इधर कुछ रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, तो इनसे जो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट तैयार होगा, तो जो प्रोडक्ट का मास होगा वो रिएक्टेंट के मास के एकदम बराबर होना चाहिए, दोनों का मास सेम होगा। ये नियम होता है। अगर इसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं तो कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए रिएक्टेंट में आपने लिया है H2O, तो यहाँ पर रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो दो एटम्स इधर हैं हाइड्रोजन के, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के दो एटम हो, वो किसी फॉर्म में हो, किसी दूसरे कंपाउंड के रूप में भी हो सकता है। मान लीजिए इधर H2SO4 बन के तैयार हो रहा है, तो H2O हो या ना हो, लेकिन हाँ इधर टू एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के, दो एटम हैं एलिमेंट्स के, तो इधर भी दो होने चाहिए। इधर जैसे ऑक्सीजन हो गए 4, तो इधर भी 4 होने चाहिए रिएक्टेंट में। तो ऐसे हम देखेंगे कि जितने इस रिएक्टेंट के साइड में एटम्स होंगे, एटम्स वो भी ईच एलिमेंट्स एटम, हर एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो प्रोडक्ट में भी सेम होने चाहिए। ये बात ये यहाँ पे कह रहे हैं। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो चलिए हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड इक्वेशन लिखते हैं जो हमने एक्टिविटी पहले कर चुके हैं, और इस एक्टिविटी को हम पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड इक्वेशन दी गई है और फिर इस वर्ड इक्वेशन को हमने फार्मूलाइज कर लिया है, इसको फार्मूले के रूप में लिख लिया है केमिकल इक्वेशन के रूप में। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें कितने सारे एटम्स हैं। इधर एक एलिमेंट है जेड, जेड में केवल एक जो एलिमेंट है ये जिंक, तो जिंक में केवल एक एटम्स है। H2SO4 में हाइड्रोजन एलिमेंट्स के दो एटम हैं, सल्फर का एक है, इसी तरह ऑक्सीजन के 4 हैं। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं कि दूसरे साइड ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं जो रिएक्टेंट्स में उपयोग हुई हैं। जो इस साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट है इस साइड होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को इस तरह से लिख लेते हैं। फिर उनके जो लेफ्ट साइड होता है, यानी रिएक्टेंट के साइड में रिएक्टेंट साइड होता है, उसके सारे एटम्स के नंबर हम लिख लेते हैं। जिंक एक एटम है तो इधर एक ही है, जितने जितने हैं उतने यहाँ पर हमने लिख लिए। इसी तरह से हम प्रोडक्ट के सारे राइट साइड में जितने हैं प्रोडक्ट के सारे एटम्स की संख्या लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों साइड जो एटम्स की संख्याएं हैं वो सेम हैं, तो ये पहले से ही केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, इक्वल है दोनों साइड। तो इससे हम अब क्या, ये पहले से ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो हम दूसरी को इक्वेशन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरी इक्वेशन है जो कि फेरस लोहे की वाटर से रिएक्शन हो रही है और फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनके तैयार हो रही है। फेरिक ऑक्साइड इसे जंग कहते हैं, ये जंग का फार्मूला है। तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉप बॉक्स। तो हमें बैलेंस इक्वेशन, जो किसी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो उसके लिए हम पहले एक बॉक्स ड्रा करते हैं। किसके तरफ, वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके चारों तरफ हम बॉक्स ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। अब क्यों ये किया है, क्योंकि हमें जो इस बॉक्स के अंदर की चीज़ें हैं वो कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करनी है। डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल द बैलेंसिंग द इक्वेशन। जो हमें एक स्केलेटल इक्वेशन मिली है, जो हमें जैसी इक्वेशन मिली है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ना फार्मूलों में अल्टर करना है, ना ही उनके नंबर्स में अल्टर करना है, उनके एटम्स में भी कोई चेंजेस नहीं करनी है। हाँ, तो यहाँ पर आगे हम दूसरा स्टेप करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम भाई इस तरह से एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, जितने एलिमेंट्स इधर उपयोग हो रहे हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो सारे एलिमेंट्स को हमने इधर लिखना है। तो हमने देखा कि इधर भाई फेरस जो है एक है रिएक्टेंट में, और हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इधर कुछ नंबर दूसरी तरह से है, तो यानी कि दोनों तरफ
जो एलिमेंट्स के नंबर हैं वो सेम नहीं हैं, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हुई। तो इसको हम थर्ड स्टेप में शुरू करते हैं करने के लिए। तो हम अपनी सुविधा अनुसार क्या करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा नंबर होंगे एटम्स किसी एलिमेंट्स में, यहाँ आप देख सकते हैं जो फेरिक ऑक्साइड है ये Fe3O4, इसमें देखिए 7 एटम्स हैं, इसमें 7 एटम्स हैं। तो इससे हम शुरू करेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे। और फिर फेरिक जो इसमें फेरिक ऑक्साइड है इसमें आप देख रहे हैं 2 एटम्स हैं, तो Fe और ऑक्सीजन। तो इसमें किससे शुरू करेंगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन के पास हैं 4 और फेरस के पास हैं 3, तो हम ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। ये आपको थर्ड स्टेप में एक्सप्लेन किया गया है। तो देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम इन RHS एंड ओनली 1 इन द LHS। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर जो 4 ऑक्सीजन थे, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है और इधर है 4, तो इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनिशियल में हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन में 1 ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। और इधर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हम देखते हैं कितने हैं, 4। तो हमें बैलेंस करने के लिए एक ऐसी छोटी छोटी संख्या पूर्ण इंटीजर लेना है, कोई दशमलव में नहीं लेना, 3.2 ले लिया, ऐसा कुछ नहीं लेना, कंप्लीट लेना है नंबर, 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर लेना है। तो यहाँ पर हम लिए हैं इसको बैलेंस करने के लिए 4। अगर इधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऑक्सीजन एटम में, तो इधर 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे और इधर भी 4 हैं, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएंगे। तो ये नंबर हमें अपनी तरफ से सोचना है कितने से हम वहाँ पर मल्टीप्लाई करें। तो इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स के नंबरों को इक्वलाइज करने के लिए रिमेंबर करना हमें याद रखना चाहिए कि कैन नॉट अल्टर द फार्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। ना हमें एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स है H2, तो इसे हम ऐसे ही रखना है। एटम्स वो जो कंपाउंड का है H2O, तो हमें इसको ऐसा ही रखना है, ना कि ऐसा कर देना हो, या फिर इस तरह से जैसे यहाँ बताया गया इस तरह से अल्टर नहीं करना है। ये दूसरा कंपाउंड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, ये दूसरी चीज़ है, H2O दूसरी चीज़ है। तो हमें इस तरह के कोई परिवर्तन नहीं करने हैं। जैसे यहाँ पर H2O4 या H2O का होल 4 कर दिया है, इस तरह से नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके आगे कॉफिशिएंट में 4 को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से ये पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। अब स्टेप 4 में हम देखते हैं। अब यहाँ पर फेरस एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट, अभी एक को मैंने केवल ऑक्सीजन को बैलेंस किया है और 3 एटम्स उपयोग हैं यहाँ पर, फेरस और हाइड्रोजन और है जो भी बैलेंस नहीं है। अब इनमें से कोई एक हमें पिक करना है, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस्ड फर्दर। तो इसे हम प्रोसीड करते हैं फर्दर। लेट अस बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम्स। अब हम हाइड्रोजन एटम्स को शुरू करते हैं। आपको सुविधा के लिए बता देते हैं, पहले हम ऑक्सीजन को से ही शुरू करते हैं, फिर हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, फिर कोई भी एटम्स लेते हैं। तो यहाँ पे एक नियम बताया, ये हमने भी बता दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स को शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन में, तो यहाँ पर अब कितने हाइड्रोजन हो गए हैं वो भी हमें ख्याल रखना है। पुराने इक्वेशन को अब नहीं लेना, हमने जो नई इक्वेशन तैयार कर ली है 4 से मल्टीप्लाई करके, उस इक्वेशन में हमें देखना है कि रिएक्टेंट के साइड पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो H2O हो गए हैं वो अब 4 हो गए हैं। तो यहाँ पर 4 दूनी 8। अब जो ऐसा होता है, कोई एलिमेंट्स होता है इस तरह से, तो ये एक एलिमेंट्स में 2 हाइड्रोजन हैं, इस तरह से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको हमने इस रूप में लिख रखा है। अगर इधर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि यहाँ पर 2 H2 को जोड़ दिया गया है, इसलिए इसे हम 2H2O लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 4 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 था तो 2 2 4 हो गया। अगर यहाँ हम 4 करेंगे तो इसी तरह 4 हो जाएंगे, तो वहाँ पर 8 हो जाएंगे। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये 8 क्यों बताया गया, 4 दूनी 8, वो 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए यहाँ पर 8 हो गया, क्योंकि 4 से हमने ऊपर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया था। अब दूसरी साइड प्रोडक्ट में देखते हैं, यहाँ पर मात्र H2 है, मतलब 2 हैं हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। ये जो 4 नंबर है ये हमें अपनी तरफ से सोचना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 8 की जगह 4 होता तो यहाँ हम 4 की जगह 2 से मल्टीप्लाई करते। ये सारी चीज़ें हमें खुद सोचनी हैं।
कि कितने से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 8 एटम्स थे तो यहाँ हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम पहले से थे। तो इस तरह से हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है रिएक्टेंट में। नहीं सॉरी ये 8 तो एटम्स इधर हैं पहले से, हमने जब इधर मल्टीप्लाई किया है 4 से। अब इधर प्रोडक्ट में हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से। तो अब देखिए यहाँ पर 4 को एक कॉफिशिएंट के रूप में लिख लिया है। अभी भी फेरस बैलेंस नहीं है तो यही इसे लिखा गया है पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम देखते हैं स्टेप 5। अब जो ऊपर की इक्वेशन है उसको हमें निरीक्षण करना है, फिर जो बचा है उसे थर्ड एलिमेंट को अभी बैलेंस नहीं है उसको अब हम बैलेंस करते हैं, जो क्या है आयरन फेरस। तो एटम्स लिख लेते हैं। इनिशियल की पोजीशन क्या है, जो फेरस है रिएक्टेंट में उसकी संख्या 1 है और जो प्रोडक्ट में है वो 3 है, Fe3 है ना। तो यहाँ पर 3 एटम्स हैं फेरस के आयरन के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 पहले से इधर है। तो यहाँ पर इक्वलाइज कर सारे जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं नंबर वो हमने लिखे हैं इधर 3 4 और 4। ये नंबर हमने देख लिए, वो सारे कॉफिशिएंट से पहले लिख लिए। हमने जो बॉक्स बनाए थे उस बॉक्स के अंदर हमने कोई अल्टर नहीं किया है, कोई चेंजेस नहीं किए। अब स्टेप 6 देखते हैं। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन। अब यहाँ पर हम करेक्टनेस चेक कर लेते हैं। भाई चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। दोनों साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम काउंटिंग करेंगे। इधर फेरस हैं 3, तो इधर भी देखिए आप Fe3 के रूप में 3 फेरस हैं। फेरस जो लैटिन भाषा में आयरन को फेरस कहते हैं, इसी का फेरस से ही इसका जो सिंबल है वो लिया गया है Fe। तो इसे आप याद रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला एटम हाइड्रोजन 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 इधर भी हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा। वो 4 जो है 4 H2 मालिक्यूल्स हैं और 4 ही ऑक्सीजन मालिक्यूल हैं यहाँ पर। इस तरह से इसे आप भी लिख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक कंपाउंड में है तो इसका कोई औचित्य नहीं है, यहाँ H2O ही लिखेंगे तो ये बात बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 4 है। इधर भी आप देख सकते हैं O4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से जो दोनों साइड के हैं वो बैलेंस हो चुके हैं, इक्वल हैं। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब ये बैलेंसिंग का जो मेथड है इसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि यहाँ पर हम एटम्स के जो कॉफिशिएंट हैं, एटम्स के नंबर को इक्वल करने के लिए अपने हिसाब से कोई अंक डिजिट हम पुट करते हैं कि भाई कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से करके देखें, 2 से करके देखें। तो हम ऐसे करके देखते हैं, इसलिए इसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। एज वी ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो छोटा होल नंबर होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए। होल नंबर का मतलब जैसे 1.2 1.3 ऐसा नहीं हो, पूरा कंप्लीट नंबर हो, 1 2 3 हो, ऐसा हो। और जितने छोटे से छोटे संख्या से बैलेंस कर सकें उतना होना चाहिए, ना कि हम जैसे यहाँ 4 की जगह 400 ले लिया तो उसके हिसाब से हम बैलेंस करते चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लेना है। तो हमें छोटा छोटा संख्या लेना है। उसके बाद भी एक पॉइंट है 7 पॉइंट में कह रहे हैं कि उनके जो फिजिकल स्टेट्स हैं सारे एलिमेंट्स नहीं, सारे कंपाउंड। तो कंपाउंड्स के जो फिजिकल स्टेट है उसका सिंबल भी हमें लिखना होता है। तो केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस इक्वेशन। जो हमने अभी बैलेंस किया है उसको देखना है। उसमें आप देख सकते हैं कि कोई फिजिकल स्टेट आपको पता चल रही है कि कौन सा प्रोडक्ट किस फिजिकल स्टेट में है। तो इस ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो उसको लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए और इन्फॉर्मेटिव सूचनाप्रद बनाने के लिए तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को जो है उनके केमिकल फार्मूले के साथ में उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना होगा। अगर गैसियस है, लिक्विड है, एक्वस है या सॉलिड स्टेट में है तो उसको हमें किस तरह, गैसियस है तो G से, लिक्विड है तो L से, एक्वस है तो AQ से और सॉलिड है तो S, इस तरह के सिंबल से हमें प्रेजेंट करना होगा, साथ में ही जहाँ पर वो कंपाउंड है उसी के साथ में। तो जो वर्ड एक्वस है वो किस लिए लिखा जाता है कि जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है वो सॉल्यूशन के रूप में है, वाटर में घुला हुआ है, तो उसके लिए हमें एक्वस लिखना है।
तो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन थी, उसको हमने देखिए फेरस यहाँ हमने सॉलिड लिया है, सॉलिड फेरस है, तो आप यहाँ पर एस लिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अब गैस लिखा है आपने, तो गैस की जगह क्यों है, क्योंकि यहाँ जो H2O है वो वाष्प के रूप में है, भाप के रूप में है, गैस के रूप में है। तो यहाँ पर जो Fe3O4 है ये जंग का फार्मूला है, ये सॉलिड होती है, हमें पता है जंग सॉलिड ही होती है, गैस के रूप में नहीं होती। तो हाइड्रोजन गैस वो गैस के रूप में है जो एग्जॉट हो रही है, इवॉल्व हो एग्जिट हो रही है रिएक्शन होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को हमने उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दी है। अब नोट दैट द सिंबल गैस इज यूज्ड विद वाटर, यहाँ पर वाटर के लिए गैस का सिंबल उपयोग किया है, जिसका मतलब होता है कि जो वाटर है, जो रिएक्शन में वाटर रिएक्ट कर रहा है वो स्टीम के रूप में है, भाप के रूप में है। जो फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ये फिजिकल स्टेट होती है, ये केमिकल इक्वेशन में इतनी आवश्यक नहीं है जब तक कि उसे नेसेसरी यानी कि आवश्यक रूप से स्पेसिफाई नहीं कर दिया जाए। ठीक है, तो समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन, जो कभी कभी क्या होती है रिएक्शन कंडीशन होती हैं, जैसे टेम्परेचर या प्रेशर या कैटलिस्ट, ऐसी चीज़ें उपयोग की जा रही होती हैं रिएक्शंस में, तो उनको भी हमें इंडिकेट करने के लिए तीर के ऊपर या नीचे लिखना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन में ऊपर लिखा हुआ है 340 340 ATM, यहाँ पर इतना प्रेशर आपको देना है इस रिएक्शन में इसको रिएक्ट कराने के लिए, तो यहाँ पर ये ऐसा दिखाया गया है, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। इसी तरह सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्ते जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो बनाते हैं ग्लूकोज, यानी अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर उसमें रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, और सनलाइट की उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल की भी उपस्थिति होती है, उसी की वजह से खाना बनाते हैं। ये वही इक्वेशन दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चीज़ों की और आवश्यकता होती है वो यहाँ पर लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी लिखना होता है आपको जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। पूर्ण इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, बढ़िया पूरी सूचनाप्रद इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये आपका था केमिकल बैलेंस को इक्वेशन को बैलेंस करना। तो ये आपकी बैलेंस होगी सारी केमिकल इक्वेशन, और इसी तरह से आप कई केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ है। अब मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।